हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं एक इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करूंगा। आप सभी लोगों को पहले से मैं बताता आ रहा हूँ, मैं ऑप्शन में PSIR पढ़ाता हूँ और GS में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, IR, इंटरनल सिक्योरिटी आदि पढ़ाता हूँ। ये मैं पहले बता चुका हूँ, पहले से बताता आ रहा हूँ, अपने लगभग सभी वीडियो में बताता रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहें, जिससे कि यूज़फुल वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होती रहे। खैर, आज मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को चर्चा करूंगा, और वो है रूस से रिलेटेड। रूस में आप सभी लोग पता है, यूनाइटेड रशिया पार्टी का नाम है। उसके नेता हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि इस समय वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये मैं समझता हूँ कि 1999 से सक्रिय हैं। एक्चुअली 1991 में ही इन्होंने KGB छोड़ दिया था 16 साल की सर्विस के बाद, लेकिन तब ये तमाम सिक्योरिटी पर्सनल या इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में काम किया इन्होंने। जैसे इन्होंने बोरिस येल्त्सिन के कहने पर ये सेंट पीटर्सबर्ग से आ गए और आकर के, और इन्होंने बोरिस येल्त्सिन, जो कि उस समय सोवियत रूस के विघटन के बाद रशिया बना था, उसके प्रेसिडेंट थे, तो उनके समय में प्रशासन को ज्वाइन कर लिया और सिक्योरिटी ऑफिसर थे। उसके बाद इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को ज्वाइन कर लिया और उसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर का काम किया। लेकिन अगस्त 1999 में ये रूस के प्रधानमंत्री घोषित कर दिए गए, और उसके बाद जब 2000 में बोरिस येल्त्सिन की दारू पीने से, शराब बहुत पिया करते थे, उनका लीवर ही शायद खराब हो गया था या लीवर कैंसर हो गया था, उसी से जब उनकी डेथ हो गई तो फुल फ्लेजेड ये वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। और वहाँ पुराने रूस का जो पुराना संविधान था 1978 का संभव था, उसके अनुसार लगातार कोई भी व्यक्ति 3 बार राष्ट्रपति नहीं रह सकता था। तो बीच में इन्होंने एक दूसरे अपने वफादार को राष्ट्रपति बनाया और खुद प्रधानमंत्री बन बैठे। लेकिन उसके बाद से रूसी कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया अभी हाल ही में, और उसमें ये व्यवस्था की गई कि व्लादिमीर पुतिन 86 साल की उम्र तक चाहें तो जितने टर्म राष्ट्रपति के होंगे सबके लिए चुनाव लड़ सकते हैं। एक्चुअली 86 साल की उम्र भी बाद में जोड़ा गया। पहले तो ये था कि ये 3 बार लगातार राष्ट्रपति बनने की बाध्यता नहीं रहेगी रूस में, और व्लादिमीर पुतिन कितने भी लंबे समय तक के लिए रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। खैर, आज हम लोग चर्चा करेंगे डुगिन की, अलेक्सांड्र ALEKSANDR, अलेक्सांड्र डुगिन DUGIN, जी भी है बीच में, गिलवेविच संभवतः उसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन हम लोग अलेक्सांड्र डुगिन के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये रूस के एक डिसिडेंट लीडर रहे हैं, जिनको वहाँ का कम्युनिस्ट शासन कभी भाया नहीं, और वो लंबे समय से हिबरनेशन कह सकते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड रहे, दूसरे शब्दों में भूमिगत रहे। और उन्होंने खास करके जोसेफ स्टालिन के समय में तो वो बहुत ही नाराज भी थे, कुपित भी थे, और माना जाता है कि शुरू में इनसे भी व्लादिमीर वी पुतिन पूरा नाम है इनका, जो कि यूनाइटेड रशिया पार्टी के लीडर हैं और इस समय वहाँ के राष्ट्रपति हैं, बहुत लंबे समय से राष्ट्रपति हैं और अब लंबे समय तक रहेंगे, और वो रूस में खासे लोकप्रिय हैं। तो व्लादिमीर पुतिन के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं अलेक्सांडर ALEKSANDR DUGIN, अलेक्सांड्र डुगिन कहा जाता है इनको। ये वहाँ के पॉलिटिकल फिलोसफर हैं और एक डिसिडेंट लीडर के रूप में भी जाने जाते रहे हैं। ये तो मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं, लेकिन यानी पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, लेकिन ये सक्रिय राजनीति में भी हिस्सेदारी लेते हैं। हालांकि चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव लड़वाते हैं।
व्लादिमीर पुतिन को राजनीतिक सुझाव देते रहते हैं। पहले तो व्लादिमीर पुतिन से इनकी बहुत 36 का रिश्ता था। 16 साल व्लादिमीर पुतिन जब केजीबी में, वहाँ की खुफिया एजेंसी में एजेंट के रूप में काम करते थे, तो उस समय 36 का रिश्ता था। लेकिन धीरे धीरे व्लादिमीर पुतिन को इनकी विचारधारा, अब ये दूसरी बात है कि व्लादिमीर पुतिन खुद कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं और उसी को लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो इनसे इत्तेफाक रखने लगे, इनके करीब आ गए और उन्होंने इनको अपना राजनीतिक गुरु, जैसे महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था, वैसे ही व्लादिमीर पुतिन ने इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मान लिया। यानी अलेक्जेंडर डुगिन को अपना पॉलिटिकल गुरु मान लिया। तो डुगिन साहब का कहना है कि इजराइल ने लेबनान में जो हसन नसरल्ला एक्चुअली वहाँ के लैंग्वेज में बोलते हैं, जिस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है। हसन नसरल्ला एक्चुअली जो हिजबुल्लाह का अंतर्राष्ट्रीय चीफ था और महासचिव था, सेक्रेटरी जनरल था, वहाँ सेक्रेटरी जनरल ही होता है, चीफ होता है। और उसके बाद मैंने बताया उसका उत्तराधिकारी कौन बना है और किसके और बनने की संभावना है। तो संभावना तब खत्म हो गई चुकी है, वो तो घोषित हो चुका है। अब नईम वगैरह के बनने की, नईम कासिम वगैरह के बनने की संभावना खत्म हो गई है। वो हमने डिस्क्रिप्टिव नोट में लिख भी दिया है। खैर, तो उनका कहना ये है कि पहले इन्होंने इस्माइल हनिये जो कि हमास का चीफ था उसको ईरान में मारा और अब उन्होंने हिजबुल्लाह प्रमुख को मार गिराया है। उनका कहना ये है कि बेरूत में अंडरग्राउंड वो मीटिंग ले रहा था, उसी समय इतना ज़्यादा बम गिराया इजराइल ने कि भूकंप आ गया और भूकंप के आने से धरती हिलने लगी और उसमें हिजबुल्लाह चीफ मर गया। दूसरे शब्दों में तमाम तरह की किंवदंतियाँ हैं, लेजेंड्स हैं कि भाई कोई कहता है कि बंकर ब्रेकर के रूप में, बंकर बस्टर के रूप में, यानी बंकर को तोड़ने वाले मिसाइल का प्रयोग किया, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान मोदी साहब ने किया था। इससे 5 गुना अधिक ताकतवर बम का प्रयोग किया इजराइल ने, या मिसाइल का प्रयोग किया। कुछ लोगों का कहना है कि एरोप्लेन ने ही मार गिराया था नॉर्मल मिसाइल से, जिससे इजराइल ज़्यादातर यहूदी हौती, जो यमन में हौतियों के खिलाफ इजराइल इस्तेमाल कर रहा है या हौतियों पर करता रहा है, या सीरिया में जो बसद अल अशर हैं, जो वहाँ के शिया, एक रिपब्लिकन के सीरियन रिपब्लिकन के हेड हैं, लंबे समय तक बने हुए हैं। उनके पिताजी हाफिज अल बशर के समय में रूस से दोस्ती हुई थी 2003 के बाद, और उसके बाद से ही बशर अल असद वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इनकी उम्र अच्छी खासी हो गई है। पहले तो प्रिंस थे, लेकिन अब तो वहाँ के राजा एक तरह से हैं, यानी शासक हैं। लंबे समय कहने के लिए वो रिपब्लिक है, लेकिन रिपब्लिक का केवल ढोंग है। वो उसी तरह से रहते हैं जैसे लीबिया में किसी समय मुअम्मर कद्दाफी रहा करता था, या होसनी मुबारक किसी समय मिस्र में रहा करते थे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि बशर अल असद जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, वह व्लादिमीर पुतिन के करीब होते हुए भी इजराइल को कभी सुहाए नहीं, क्योंकि वो शिया मत के मानने वाले हैं और वो ईरान को इस मामले में सपोर्ट करते हैं। ईरान में जो इस्लामिक क्रांति हुई उसको भी उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत पहले जब छोटे थे वो, उनके पिताजी ने भी सपोर्ट किया। और कहा जाता है कि भूमध्य सागर में सोवियत रूस, यानी जो कि अब रूस है, रूस को इन्होंने एक 2003-4 में तो रूस ही था, सोवियत रूस तो था नहीं, उन्होंने एक बंदरगाह भी उपलब्ध करा दिया है, जिसकी वजह से जहाँ की रूस एक्सेस ले सकता है, जिससे यूरोप आ जा सकता है। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि सीरिया और रूस के संबंध अच्छे हैं, लेकिन सीरिया अपने डोमेस्टिक वार में, यानी घरेलू युद्ध में ISIS के साथ उलझा हुआ है, और तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। दोनों के पास ये फुर्सत नहीं है कि वो ईरान की खुल करके मदद कर सकें, जबकि इधर अमेरिका पीछे से बैक साइड से यूक्रेन की मदद कर रहा है और नाटो का एक प्रमुख सदस्य है ही। तो उस मामले में वो इजराइल में से नहीं है नाटो का सदस्य, लेकिन फिर भी इजराइल के साथ वो खड़ा है।
और ईरान इसीलिए डर रहा है कि अगर अमेरिका वहाँ हमला किया और अमेरिका से युद्ध हो गया तो नाटो के सभी सदस्य जो नाटो अधिनियम की धारा 4 से बंधे हुए हैं, 1949 अप्रैल के धारा 4 से बंधे हुए हैं कि भाई अगर उसके एक सदस्य पर भी कोई तीसरी पार्टी अटैक करती है तो वो अटैक मान लिया जाएगा समूचे नाटो पर। तो फिर उन सभी सदस्यों को, जिनकी संख्या पहले 28 थी अब तो बढ़ गई है, तो वो सभी सदस्य मिल करके, इसमें टर्की भी है एशिया का, वो उसको भी शामिल होना पड़ेगा। तो टर्की नहीं चाहता है कि भाई ईरान के खिलाफ वो किसी अभियान में शामिल हो, क्योंकि अर्दोगन साहब जो है, सही है, रेसेप तैयब अर्दोगन जो को वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और वो लक्ष्य ये है किसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC पर कब्जा करना, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर। तो लंबे समय से सऊदी अरब उसका महासचिव बना हुआ है और सुन्नियों का उस पर कब्जा है, यही चाहते हैं। वो भी सुन्नी ही हैं, रेसेप तैयब अर्दोगन, और वो चाहते हैं कि सऊदी अरब को रिप्लेस करके हम इस पर कब्जा जमाने। 57 देशों का ये OIC एक संगठन है जो बहुत ही मजबूत है और मुस्लिम हितों की बातें करता रहा। पाकिस्तान भी उसका सदस्य है, बांग्लादेश भी उसका सदस्य है। तो ऐसी दिशा में OIC पर कब्जा करना चाहते हैं, उनको भी इसमें शामिल होना पड़ेगा अमेरिका के वजह से, यानी धारा 4 की वजह से अमेरिका के साइड से लड़ना पड़ेगा। ईरान इन सब चीज़ों को सोच करके सोचता तो है इजराइल पर हमला करने की, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो डुगिन साहब, अलेक्जेंडर डुगिन साहब का कहना है कि आने वाले समय में इजराइल का और विस्तार होगा और वह हिजबुल्लाह प्रमुख और हमास प्रमुख को मारने के बाद उसके अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती आ गई, उसका मोराल मनोबल बहुत हाई है और अब वह धीरे धीरे अपना विस्तार करेगा और लेबनान गाजा पट्टी को तो छीन ही लेगा, फिर से पश्चिम बैंक को भी छीन लेगा। हो सकता है गोलन हाइट को फिर सीरिया से छीन ले, सनाई द्वीप को जो है मिस्र से छीन ले, और ऐसी दशा में वो बारी बारी से सबके ऊपर आक्रमण करेगा। जैसे अभी वो दक्षिणी लेबनान में अपना अभियान चला रहा है हिजबुल्लाह के अगेंस्ट। साथ ही जैसे कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह प्रमुख जो हसन नसरल्ला था, उसके जनाजे में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, उसी समय बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया था इसराइल ने। यानी मुसलमानों को मारना ही उसका एक टारगेट है, जो कि मेरी समझ से उचित नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग ही होते हैं। ठीक है, उनकी अपनी विचारधारा है, वो अपने विचारधारा की वजह से जिसको भी सपोर्ट करें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों की हत्या नहीं करनी चाहिए इजराइल को। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने भी यही सुझाव दिया है उनको। भाई नरेंद्र मोदी के तो बहुत अच्छे मित्र हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, कि भाई आप क्षेत्रीय स्थिरता पर गौर करिए, क्षेत्रीय शांति बनाए रखिए। तो इस प्रकार से यानी रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल पीस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय युद्ध के, ये नरेंद्र मोदी ने कहा है। जो नरेंद्र मोदी के जो स्पोक्स पर्सन लोग हैं उन लोगों ने जो बताया है, हम लोगों तक तो वही होगा, अकेले में क्या बातचीत किया होगा ये तो हम कह नहीं सकते। जो भी है, तो बाहर जो चीज़ें आई हैं उसमें यही है जो मीडिया में आई है। मोटे तौर पर डुगिन साहब का कहना यह है कि इससे इजराइल एम्बोल्डेंड और मजबूत महसूस कर रहा है और दक्षिणी लेबनान के साथ साथ वो इन सभी जगहों पर गोलन हाइट सीरिया से लेगा, सिनाई द्वीप मिस्र से लेगा, वेस्ट बैंक जॉर्डन का पूरा हिस्सा ले लेगा। PLA पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय रामल्ला जेरिको जेनिन एक्चुअली वेस्ट बैंक के पास ही स्थित है, वेस्ट बैंक इलाके में ही स्थित है, तो वो भी छीन लेगा। और गाज़ा पट्टी जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है उसको तो छीन ही लेगा, वहाँ तो उसका अभियान चला ही है बहुत ज़बरदस्त। यानी हमास को ख़त्म करने के बाद अब वह हिजबुल्लाह के पीछे पड़ा है और कहा जा रहा है हौती के खिलाफ भी, हौती ने चूँकि कुछ दिन पहले मिसाइल दागी थी, तो हौती के खिलाफ भी अभियान चला रहा है इसराइल। यानी हौती जो यमन में सक्रिय है, जो वहाँ भी ईरान के आइडियोलॉजिकल और फिजिकल सपोर्ट से वो चल रहा है। HOUTHI हौती विद्रोहियों के खिलाफ भी अभियान चला रहा है। वो भी मुसलमान, शिया मुसलमानों का ही जमघट है, एक संगठन है, तो उसके खिलाफ इजराइल अभियान चला रहा है। हालांकि यमन को शामिल नहीं करेगा, हौतियों को नष्ट करके यमन को छोड़ देगा, लेकिन वो पड़ोसी राज्यों के लिए खतरा जरूर बनता जा रहा है, ऐसा डुगिन साहब का मानना है।
कि उसका आने वाले समय और विस्तार होगा, और यह विस्तार हो सकता है कैंप डेविड समझौता जो पहली बार 1978 में हुआ था, जो अमेरिका में हुआ था, उसके पहले की स्थिति फिर से प्राप्त कर ले। उसमें आप लोगों को याद होगा 67 में 6 डे वार हुआ था, 6 दिन का युद्ध हुआ था। उसी में इजराइल ने अपने तमाम विरोधियों को परास्त कर दिया था। उस समय तो यूएई और सऊदी अरब भी किसी न किसी रूप में इजराइल के विरुद्ध थे। आज की डेट में वो तटस्थ हैं, कतर, बहरीन, ये सभी के सभी तटस्थ हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि वो उस समय तो उसने 6 डे वार में प्रमुख इस्लामिक जो देश हैं उनको हराया था। हालांकि 6-7 देश ही उसमें मुख्य रूप से फ्रंट पर थे, उन सबको परास्त कर दिया था। वो जीभ में दांत के बीच में जैसे जीभ रहती है बड़ी मुश्किल से, उसी तरह की स्थिति वही उसी है। चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री उसको घेरे हुए हैं। ये यहूदी हैं बेसिकली, और एंटी सेमिटिज्म मूवमेंट जो हिटलर ने शुरू किया था, जो मध्यकाल में भाग करके या ब्रिटेन वगैरह में गए, वहाँ भी शुरू किया गया, एथनिक क्लिंजिंग की गई। तो भी इनके संख्या 1 करोड़ के आसपास तो इजराइल में ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 मई में एक रेजोल्यूशन के द्वारा पैलेस्टीनियन अरब लैंड को, पैलेस्टीनियन ज्यूज़ को यानी यहूदियों को दे दिया था। तभी से ये लड़ाई चल रही है। और आपको पता ही होगा 1966 में ही अहमद सुकेरी ने प्रस्ताव किया था पीएलओ गठित करने का। बाद में उससे यासिर अराफात जुड़ गए थे और इस प्रकार से पीएलओ का गठन हुआ था, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। खैर, पीएलओ और महमूद अब्बास मिल करके फिलिस्तीन का शासन संभालते हैं। महमूद अब्बास डी जो यानी वास्तव में कानूनी रूप से वहाँ के राष्ट्रपति हैं। लेबनान में भले ही वहाँ के राष्ट्रपति कोई और हो, लेकिन लेबनान में सटा ही हुआ है इजराइल से, और दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजराइल एक दूसरे से मिलते हैं। एक्चुअली उत्तर में ही है लेबनान और भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। तो वहाँ इजराइल का अभियान चल रहा है। वहाँ तो पैरेलल सरकार चला रहा था नसरल्ला, यानी हिजबुल्लाह की पैरेलल सरकार चल रही थी। शियाओं के हित के नाम पर शियाओं का समर्थन वो हासिल करता था। लेकिन इजराइल ने ये प्रण कर रखा है डुगिन साहब के अनुसार कि वो लेबनान में क्रश कर देगा इस तरह के किसी भी विद्रोही गुट को, जैसे हिजबुल्लाह के हर तरह के एसेट या हर तरह के लॉजिस्टिक्स को, साजो सामान को, या उसके हिमायतदारों को ख़त्म करने के नीयत से वह टेरर यानी आतंक फैला रहा है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान दिया था, भाई आपका दुश्मन आपको मारे इसके पहले आप ही उसे मार डालो। तो ये उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा। और अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते उन्होंने कहा ईरान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां इजराइल नहीं पहुंच सकता है। तो एक्चुअली ईरान इजराइल से नहीं डर रहा है। ईरान को डर ये है कहीं अमेरिका के साथ सीधे एस्केलेशन ना हो जाए, चूँकि अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े भूमध्य सागर में इजराइल के पास उतार रखे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई उससे सीधी जंग हो जाए, उसकी वजह से नाटो हम पर हमला करे तो अकेले, और उधर रूस उलझा हुआ है युद्ध में, चीन तटस्थ रहेगा, चीन काहे के लिए खतरे का सामना बोल लेगा। तो ऐसी दशा में हम परास्त हो जाएंगे, हमारी बड़ी जगह सही होगी। तो अयतुल्ला अली खमैनी जो इस समय वहाँ के आध्यात्मिक गुरु हैं और प्रमुख हैं, उनके कहने के बाद भी ईरान के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जो रईसी के मृत्यु के बाद वहाँ के राष्ट्रपति हुए हैं, खैर उसके बाद वो भी अभी शांत हैं, यानी कमांडरों को निर्देश दिया है अयतुल्ला अली खमैनी ने। लेकिन बावजूद इसके जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और कमांडर वहाँ के हैं, यहाँ तक कि रिवोल्यूशनरी गार्ड तक के जो कमांडर हैं, वो भी अभी खामोश हैं। वो नहीं चाहते कि हम लोग, अब मैंने वो लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं भाई सही मौके की तलाश करके हम लोग इजराइल पर हमला करेंगे, क्योंकि इस समय इजराइल ने खूंखार रूप धारण कर रखा है और वो विस्तारवादी नीति के साथ काम कर रहा है। उसका उद्देश्य है कि कुछ और इलाकों पर हम कब्जा करें। और उधर सऊदी अरब और यूएई तटस्थ हो गए। यूएई के साथ तो अब्राहम समझौता भी हुआ था वाशिंगटन डीसी में, व्हाइट हाउस में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में हुआ था जब वहाँ के वो राष्ट्रपति थे। उसके अनुसार दोनों देश शांति के मार्ग पर चलेंगे। तो वह यूएई तटस्थ हो ही गया है, सऊदी अरब भी तटस्थ हो गया है। वैसे भी ये सुन्नी हार्डलाइनर का देश माना जाता है, लेकिन अभी ये तटस्थ है। इसी प्रकार से कतर भी तटस्थ है।
बहरीन में शिया ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी वो तटस्थ है, और भी जो देश हैं वो भी तटस्थ हैं। इराक में जो शिया हैं वो थोड़े से ज़रूर उबल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उबल रहे हैं सीरिया के जो शिया हैं और ईरान के जो शिया हैं। इससे वहाँ की सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर दो चार देश मिलकर के हमला करेंगे भी इजराइल पर, तो डुगिन साहब के अनुसार उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका साथ खड़ा है। और अमेरिका के शामिल होने का मतलब है नाटो के शेष सभी सदस्यों का ये कि नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो अमेरिका के साथ खड़े हों। खैर देखना होगा आने वाले समय में कि क्या होता है। धन्यवाद।